So, welcome back again. This new part of this lesson, Long Walk to Freedom. आपका स्वागत है इस नए पार्ट में। पिछली बार हमने देखा कि कैसे नेल्सन मंडेला ने कई दशकों के स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद जो है स्वतंत्रता प्राप्त की और पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के, है ना। ये हमने पिछले पार्ट में देख लिया है। और मैंने जैसा कि बताया था कि इसका जो है कुछ जुड़ाव है इस पाठ का, इस पूरी थीम का, वो गांधी जी से है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से है। जैसा एज यू नो दैट इंडिया हैज आल्सो फॉट अ लॉन्ग बैटल टू फ्रीडम। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश ने भी एक स्वतंत्रता संग्राम लड़ा है। आपको पता है, आप 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, और काफी कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों के जो है वो आप जब जन्म दिवस मनाते हैं। तो इसी तरह ये साउथ अफ्रीका में भी हुआ। अब आपको ये बताना था, जैसे कि मैंने पिछले पिछले सेशन में किया था, कि ये कैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है और कैसे ये जो नस्लवाद है ना, नस्लवाद, ये भारत की भी समस्या किस तरह है। सीधे नस्लवाद तो है नहीं यहाँ पर, है ना, लेकिन फिर भी ये भारत की समस्या है। यहाँ पर भारत में इस तरह की कुछ चीजें हैं, जैसे सांप्रदायिकता, जातिवाद, है ना। तो इसको आपको बताना है कि कैसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने इसके खिलाफ संघर्ष किया और भारत को, समाज को एकजुट रखने में मदद की, और वैसी शासन व्यवस्था लाई जिससे ये देश जो है आगे चलता रहा। तो हम पिछले बार जो है, पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक देख लिया था, यहाँ तक। अब हम यहाँ से आगे शुरू करते हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। यह जो दिन है यह आया था। दैट डे, कौन सा दिन? ये स्वतंत्रता का दिन। हैड कम, आया था। ये थर्ड फॉर्म है। कम कम केम कम होता है ना, ये थर्ड फॉर्म है। बी केयरफुल अबाउट इट, है ना। ये पास्ट परफेक्ट है, तो ये हैड कम। आप यहाँ देखिए, अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय त्याग के द्वारा, थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, हजारों मेरे लोगों ने जब वहां पर संघर्ष किया था, अपनी जान दी थी, तब ये दिन आया था। ऐसे लोगों की जिनकी सफरिंग, जिनका दुख, एंड करेज, जिनका त्याग और साहस, कैन नेवर गो काउंटेड, कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। इन लोगों ने जो त्याग और साहस दिखाया वो कभी गिना नहीं जा सकता, अथवा उसको, उसका पुनर्भुगतान नहीं किया जा सकता। मतलब वो अमूल्य है। कैन नेवर बी पेड और रिकाउंटेड मतलब अमूल्य उनका बलिदान था, है ना। कोई जैसे कहते हैं हाईएस्ट सैक्रिफाइस, ये जो शब्द है हाईएस्ट सैक्रिफाइस, ये आप सुनेंगे जब किसी सैनिक को पुरस्कार दिया जाता है मरणोपरांत, तो ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है किसी व्यक्ति को जिसने जान की बलि दी हो, तो उसको कहा जाता है हाईएस्ट सैक्रिफाइस। उसी तरह यहाँ पर है अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस, मतलब अकल्पनीय उन्होंने त्याग दिया, त्याग किया, और वो कभी वापस नहीं किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, मुझे उस दिन ऐसा लगा, एज, जैसे कि, आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा कि मुझे अन्य कई दिनों में लगता था, दैट कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मैं कोई अकेला व्यक्ति नहीं हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं कोई अकेला व्यक्ति नहीं हूँ, उस दिन ऐसा मुझे लगा, बल्कि मैं जो जितने स्वतंत्रता सेनानी है, जितने मेरे साथी थे जो कि इस श्वेत श्वेत प्रभुत्व के खिलाफ लड़े हैं, उन सबका जोड़ हूं मैं। सभी अफ्रीकन राष्ट्रीय जो अफ्रीका राष्ट्र के जो देशभक्त थे, उन सबका जो है मैं एक जोड़ हूं, एक एक जो है समूह, मतलब उनका सामूहिक व्यक्तित्व मेरे अंदर प्रतिबिंबित हो रहा, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं ना, जो मेरे पहले गए हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वो जो लंबी और बड़ी महान परंपरा थी, हैज एंडेड, क्योंकि अब वो खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि अब उस लड़ाई की आवश्यकता नहीं है। दैट हैज एंडेड नाउ एंड बिगेन अगेन विथ मी, और एक बार खत्म हुई और फिर से शुरू हो गई। किस तरह से खत्म, किस रूप में हुई? कि अब उनको संघर्ष नहीं करना है ना। और शुरू किस रूप में हुई? अब वो शासक बन गए, अब वो उनका समय आ गया, इस तरह से शुरू हो गई। आई वॉज पेन्ड दैट, मुझे दुख था, मुझे दुख, आई वॉज पेन्ड, जैसे ये अच्छा सेंटेंस है, इसको आप देख सकते हैं। मुझे दुख था, आई वॉज पेन्ड दैट, कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाया जो इनके पहले आए। ये किसको रेफर कर रहे हैं? अभी इनका
चित्र आगे आएगा कि किसको रेफर कर रहे हैं। ये बेसिकली जो बोर वॉर में जो अफ्रीकन लोग शहीद हुए, बोर वॉर जिसको हम देख चुके हैं, एंग्लो बोर वॉर, उसमें जो शहीद हुए, जिसमें गांधी जी ने भी अपना योगदान दिया था 1899 से लेके 1902 तक, उसमें जो लोग शहीद हुए और अन्य जो लोग, इनकी यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है। ओलिवर टॉम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लिथुली। इसमें आपके लिए होमवर्क आज का यह है कि इन सभी लोगों का नाम आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे और कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन थे, है ना। हालांकि इनका आपके एग्जाम के लिए कोई बहुत ज्यादा वो नहीं, फिर भी आप इनको जानेंगे। जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय, भगत सिंह, बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है। ये तो सिर्फ जाने पहचाने लोग हैं और बहुत सारे लोगों को ने है, तो इनको भी आपको जानना चाहिए। तो आप इसको सर्च करके देखेंगे, ठीक है। एंड आई वॉज पेंड एंड आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद नहीं दे पाया। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैज ब्रॉट, उन वो देख नहीं पाए, दे वे आर नॉट एबल टू सी, वो देख नहीं पाए, क्या नहीं देख पाए कि उनके जो कि व्हाट क्या, देयर सेक्रीफाइसेस उनका त्याग, हैड व्रॉट क्या फलित किया है ना। ब्रॉट नहीं लिखा है, ये व्रॉट लिखा है, मतलब फलित, क्या उसे क्या क्या फलित हुआ है, क्या उससे सामने आया है, ये वो देख नहीं पाए। लेकिन अगर देखते तो उनको बहुत अच्छा लगता, ठीक है। इसी तरह भारत में के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने नाम दिया, अपना त्याग दिया, अपना बलिदान दिया, लेकिन उनका नाम इतिहास में उतना प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है। आप ऐसे 5 स्वतंत्रता सेनानियों का, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं हों, है ना। जैसे एक वो महिला थी जो रेडियो स्टेशन चलाती थी, उषा उषा मेहता, मैं बस उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, या सरोजिनी नायडू, ऐसे 2 और महिलाएं और 3 अन्य ऐसे पुरुष स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इंटरनेट पर सर्च करेंगे और कमेंट में उनका नाम लिखेंगे कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लेकिन वो उतने प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है। उसी तरह ये कह रहे हैं कि मैं उनसे काश उनसे मिला होता और जो है उनको व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद दे पाया होता, ठीक है, तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती, ऐसा इनका कहना है। पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री। ये जो नीति थी अपार्थाइड की, रंग भेद की, क्रिएटेड रची, एक डीप और लास्टिंग, गहरी गहरी और दूर तक प्रभाव छोड़ने, लास्टिंग मतलब गहरा प्रभाव छोड़ने वाली, घाव, वुंड मतलब घाव, इन माय कंट्री एंड माय पीपल, मेरे लोगों पर और मेरे देश पर इसने गहरा घाव छोड़ा। ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, हम सभी, विल स्पेंड मेनी ईयर्स, बहुत समय बिताएंगे, इफ नॉट जनरेशन, यदि जनरेशन नहीं बिताएंगे, मतलब जनरेशन तो नहीं बिताएंगे, और इसको लिखने का मतलब है कि हम जनरेशन बिल्कुल नहीं बिताएंगे, हम इसको जल्दी खत्म कर देंगे। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, प्रोफाउंड मतलब गहरा घाव, हम जो है काफी समय लगाएंगे उस गहरे घाव से निकलने के लिए। जनरेशन्स तो नहीं लगाएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम इसको जनरेशन्स तक आगे आने पीढ़ियों तक जो है आगे बढ़ाए, लेकिन वो जो गहरा और दूर तक प्रभाव छोड़ने वाला ये जो रंग भेद की नीति ने जो बुरा घाव छोड़ा, उससे हम जो हमारी जो पीढ़ियां जो प्रभावित हुई, हम जो प्रभावित हुए, उससे निकलने में समय लगेगा। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी, ऑपरेशन और मतलब ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी, जो बहुत समय तक ये जो लंबे कई दशकों तक जो भेदभाव और क्रूरता हुई है, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, इससे एक दूसरी चीज भी हुई है, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, इससे कुछ और भी हुआ है। दैट वाज, वो ये था कि दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टॉम्बोज, ये सबका नाम है, वॉल्टर सिसुलस एंड चीफ लिथिलिस एंड यूसुफ डाडोस एंड ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुक्यूज ऑफ आवर टाइम, है ना। इससे ये हुआ कि इसे ऐसे महान महान लोग पैदा हुए, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, महान जो इनके पास इनके जो साहस, ऐसे साहसी लोग पैदा हुए। कठिन समय में, कठिन समय जो है महान लोगों को जन्म देता है, ऐसा कहा जाता है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, विजडम एंड जेनरोसिटी, और उनकी ऐसी उनकी जो बुद्धिमत्ता थी, उनका जो विवेक था, और उनकी जो जेनरोसिटी थी, उनका मतलब जो उदारता था, ऐसे लोग पैदा हुए। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, देयर लाइक, उनके जैसा, उनके जैसा, ये ऐसे लोग पैदा हुए कि
उनके जैसा कोई और अब इस दुनिया में मतलब इस समय में हो पाए, ये लगभग असंभव है। जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में एक बात कही जाती थी कि ही इज अ वॉकिंग मिरेकल। महात्मा गांधी जो है वो एक ऐसे जो क्या कहते हैं कि वो एक किसने बोला था, आइंस्टीन या किसी ने बोला था, वो आपको देखना चाहिए कि वो ये जो ऐसा व्यक्ति है, हार्ड मांस का जो व्यक्ति है, ये कभी ऐसा व्यक्ति दोबारा धरती पर नहीं आएगा, ऐसा बोला गया था किसी ने, है ना। तो ये कहने का इनके मतलब यही है कि ये जो ये देवर वॉकिंग मिराकल्स, ये इन्होंने ऐसा जीवन जिया, उन्होंने ऐसे मानक उच्च मानक तय किए मानवता के और सहनशीलता के कि उनके जैसा होना दोबारा संभव नहीं है ना। उन्होंने ऐसे ऊंचे मापदंड, सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, है ना, चरित्र के ऐसे महान मापदंड स्थापित किए। माई कंट्री इज रिच, मेरा देश अमीर है। किस चीज में? इन मिनरल्स एंड जेम्स। वहां पर अफ्रीका में बहुत सारा हीरा सोना इत्यादि होता है, खनन खनिज के रूप में। मिनरल माने खनिज। लाई बीनीथ इट्स सॉइल, इसके धरती के नीचे जो है रहता है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, किंतु मुझे हमेशा लगा है कि जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, जो सबसे बड़ा धन है, इज इट्स पीपल, ये इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। और वो जो लोग हैं वो कैसे हैं? वो किसी हीरे और जवाहरात यानी सोने से और ज्यादा जो है वो महान है, वो मूल्यवान है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है, ठीक है, इसको समझना चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी भी देश में सिर्फ खनिज यानी धन, इकोनॉमी से बात नहीं बनती है। वहां जो लोग हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो कैसा है। इट हैज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट इन एनी कंट्री इज नोन, although it is known by its minerals, its resources, है ना, but any country can be rich by its human resources also. Human resources are human resources, humans, population of that country, if they have high character, if they are educated, if they are skilled, if they are inventing something, then they are called human resources. Like India has huge population, but every normal population cannot be टर्म्ड है ह्यूमन रिसोर्स। हर जो जनता है, जनता को ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए उसको शिक्षा देनी पड़ती है, शिक्षा, है ना। पीपल हैव टू बी trained, people have to be given education, health, they have to be healthy, they have to be educated, then they are human resource. Every population is not human resource, but if a population is trained properly, then it is human resource, है ना, then it is human resource. That is why to say this, that this population is always bad is not good, ठीक है। ये this is not, this is a wrong notion. Population is always not bad. Population is a human resource. जनता जो है, अगर उसको ठीक से पढ़ाई शिक्षा इत्यादि उसमें निवेश किया जाए, अगर आदमी पढ़े लिखे हैं, स्वस्थ हैं, तो वो ह्यूमन रिसोर्स है। वो प्योरेस्ट डायमंड है, ऐसा उन्होंने कहा। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, ये जो इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इन्हीं साथियों के द्वारा, फ्रॉम दीज कॉमरेड्स। कॉमरेड्स एक टर्म है जिसका मतलब होता है साथी, लेकिन ये जो शब्द है इसका एक स्पेसिफिक अर्थ होता है। कॉमरेड जो एक आपने सुना होगा, मार्क्सिज्म, वामपंथ, है ना। कार्ल मार्क्स एक आदमी थे जिन्होंने ये कहा, दास कैपिटल में ये लिखा कि दुनिया जो है मजदूरों ने बनाई है, मतलब दुनिया श्रम से बनी हुई है, किसी ईश्वर ने किसी ने नहीं बनाई है, दुनिया श्रम से बनी हुई है। तो वो बहुत बड़े सामाजिक चिंतक हैं, जिनको वामपंथी भी कहा जाता है। कुछ कम पढ़े लिखे मूर्ख लोग जो हैं वो वामपंथ को समझते नहीं है। यू इन योर लाइफ ऑल्सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू विल गेट पीपल हु आर अब्यूजिंग लेफ्टिस्ट पीपल, है ना। ठीक है, एवरीवन हैज राइट ऑफ their own, means everyone has right to keep their own opinion, but all ideologies, we should be open towards all ideologies. आपको सभी लोगों के जो ओपिनियन है, जो राय है, उसको सुनना चाहिए, है ना, सभी को, राइटिस्ट हो लेफ्टिस्ट हो। लेकिन जो वामपंथ है, इसने दुनिया में एक नया बड़ा परिवर्तन लाया। उसने कहा कि जो ये जो दुनिया है इसको मजदूरों ने बनाई है, किसानों ने बनाई है। तो इस विचारधारा को मानने वाले लोगों को क्या कहा गया? कॉमरेड कहा गया। लेकिन नॉर्मल तौर पे इसका मतलब होता है दोस्त भी। इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, इस संघर्ष में मैंने उनसे साहस का अर्थ समझा। टाइम एंड अगेन मतलब बार बार, ये मुहावरा है, टाइम एंड अगेन मतलब बार बार। आई हैव सीन मैन, मैंने देखे हैं पुरुष और महिलाएं, रिस्क एंड गेव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया।
इन्होंने उन्होंने देखे हैं कि एक विचार के लिए लोग अपनी जान दे रहे हैं, संघर्ष के लिए, सही चीज के लिए। वो विचार कौन से हैं? वो विचार ये नहीं कि दूसरे खेत कब्जा कर लें, ठीक है। वो विचार ये नहीं है कि घर के बाहर लाके कूड़ा फेंक दें और फिर सामने वाला या कोई उसको साफ करे। वो विचार ये नहीं है कि रोड जा रहा है, उसके बगल में हमारा घर है, तो हम 1 फुट बढ़ा के उस पे अपना घर और बना लें। ये कैसे विचार हैं? भारतीय विचार हैं, हमारे विचार हैं, ठीक है। लेकिन जो अच्छे समाजों के विचार होते हैं, जो विकसित समाजों के विचार होते हैं, वो कौन से होते हैं? न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, एक सब लोग एक बराबर हैं, कोई जन्म के आधार पर ऊंचा और नीचा नहीं है, ऐसे विचार होते हैं। लेकिन कुछ कुछ सारे जगहों पर नहीं और किसी एक देश में नहीं, हमारे देश में भी ऐसे महान और उच्च विचार हैं। हमारा देश वस्तुतः सबसे ज्यादा इन विचारों में विश्वास करता है, इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस। लेकिन एक समुदाय हर जगह पर है, किसी भी देश में पाया जाता है, जो कि बाहर से तो सभ्य दिखता है लेकिन अंदर जंगली रह गया है। जैसे उसके वो दिखता नहीं है लेकिन वो पाशविक है। कैसे पाशविक है? कैसे? क्योंकि वो मानते हैं कि कुछ लोग जन्म से छोटे बड़े होते हैं, कुछ लोग काले गोरे होते हैं, इसलिए वो ऊपर वो जो गोरे हैं वो अच्छे हैं, जो काले हैं वो कम मूर्ख हैं, ऐसा विचार रखते हैं। वैसे लोग वस्तुतः असभ्य हैं, ठीक है। उनको उनके अंदर अभी सभ्यता, मानव सभ्यता पहुंची नहीं है। तो ऐसे लोगों को का सुधार करने के लिए उन लोगों की आवश्यकता है जो स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के विचार के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दें, ठीक है। वही ये कह रहे हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप, मैंने देखा है ऐसे व्यक्ति जो खड़े होते हैं, टू अटैक, हमला करने के लिए, एंड टू स्टैंड अप, टू अटैक एंड टॉर्चर, जो खड़े रहते हैं। हाँ, मैंने देखा है ऐसे व्यक्ति जो खड़े रहते हैं, अटैक पर भी, उनका हमला होता है तब भी वो खड़े रहते हैं, और जब उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, तब भी वो खड़े रहते हैं, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, वो ऐसी शक्ति दिखाते हैं और ऐसा ऐसा सहनशीलता दिखाते हैं, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना के परे है। जैसे भगत सिंह थे, खुदीराम बोस थे, उन्होंने जेल में जो है आमरण अनशन किया, वो मारे गए, चाहते तो बच सकते थे, है ना, लेकिन उन्होंने अपनी जान दे दी। उसी तरह यहाँ साउथ अफ्रीका में भी ऐसे लोग हैं जो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, है ना। वहीं कुछ लोग होते हैं, हर समाज में होते हैं, जो ऑपरेसर है, जो जो गलत शासन चला रहा है, उससे मिल जाते हैं। जैसे भारत में भी बहुत सारे परिवार थे, बहुत सारे शासक थे जो अंग्रेजों के चाटुकार बन गए, अंग्रेजों के चरणों में लेट गए। उसी तरह मुगलों के समय थे, सारे जो बड़े बहुत सारे जो लोग जिनको आप जानते हैं आज बहुत अलग तरह से, वो सारे जो है मुगलों और अंग्रेजों के चाटुकार बन गए, तभी उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी, धन संपत्ति बची रह गई, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजों ने या जो भी ऑपरेसर है वो उनको पुरस्कार देता है जो उनके चरणों में गिर जाते हैं, जो उनसे मिल जाते हैं। लेकिन उसके विपरीत कुछ ऐसे ब्रेव मैन होते हैं, है ना, जो कि हर तरह का हमला और टॉर्चर झेल लेते हैं, है ना, जो कि अकल्पनीय होता है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, ये बहुत ही महान लाइन है। मैंने सीखा, आई लर्न, क्या सीखा? दैट, की करेज, क्या हो रहा है बार बार, कि करेज जो है, यानी साहस, वॉज नॉट, ये फियर, एब्सेंस, भय की अनुपस्थिति नहीं है, भय की अनुपस्थिति नहीं है, लेकिन क्या है? बट द ट्रायम्फ ओवर इट, किंतु भय पर विजय पाना ही साहस है। तो इट्स अ बिग लाइन, यू शुड रिमेंबर, ही इज सेइंग दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, है ना, बट इट इज द ट्रायम्फ, द विक्ट्री, द माउंटिंग ओवर द फियर। वो जो पेप्सी का ऐड आता है ना, डर के आगे जीत है ना, उसी बात को कह रहे हैं नेल्सन मंडेला जी। इनफैक्ट डर के आगे जीत वाली बात यहाँ से ली गई है, जस्ट याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये बहुत आसान है समझना, लेकिन ये बहुत गहरी बात है। जैसे इसको हम किसी भी चीज से डर जाते हैं, एग्जाम है हम डर रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा सिलेबस है हम डर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कुछ करना है और इस चीज से आगे निकलना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डर है इसलिए दिक्कत है। डर तो सबको लगता है, उस डर को माउंट करना है, उसको विजय प्राप्त करनी है। ये यही कह रहे हैं कि मैंने सीखा कि जो साहस होता है वो भय का अभाव नहीं होता है, बल्कि भय भय नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि उस भय पर विजय पाना जैसा होता, विजय पाने के लिए करना होता है। विजय जो पाले वो ही बहादुर होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट द ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो भयभीत महसूस नहीं करता है। ब्रेव मैन इज नॉट द हु, इज नॉट ही, बहादुर व्यक्ति वो नहीं है हु, ये हमने पढ़ा है पिछले उसमें, डज नॉट फील अफ्रेड, जो कि भयभीत महसूस नहीं करता, लेकिन वह है ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, जो अपने भय को जीत ले, वो बहादुर व्यक्ति है।
नो वन, कोई भी, इज बॉर्न हेटिंग अदर पर्सन, कोई भी व्यक्ति पैदा होते ही किसी दूसरे को घृणा नहीं करने लगता है। बिकॉज ऑफ देयर कलर ऑफ स्किन, उसके रंग के कारण अथवा उसके पृष्ठभूमि के कारण, बैकग्राउंड के कारण, और हिज रिलीजन, है ना। आप पैदा होते ही किसी धर्म, जाति, व्यक्ति की घृणा नहीं करने लगते हैं। सिखाया जाता है, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को सिखाया जाता है, लोगों को पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो किसी को घृणा करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, वो प्रेम प्रेम करना भी सीख सकते हैं। ये इनका कहना है। कितनी गहरी बात ये कह रहे हैं, है ना। जब आप पैदा होते हैं, व्हेन यू गॉट बर्थ, जब तुम पैदा हुए तो कोई धर्म जाति नहीं था। किस घर में पैदा हुए, किस माता पिता के यहाँ पैदा हुए, इसी से धर्म और जाति निर्धारित हुई, इसी से रिलीजन निर्धारित हुआ। अभी इस घर में पैदा हो गए तो ये जाति, ये धर्म, ये राष्ट्र हो गया। अभी गलती से किसी दूसरे देश में पैदा होते, दूसरे जगह पैदा होते, किसी दूसरे माता पिता के यहाँ पैदा होते, तो दूसरा दूसरा धर्म और जाति होता है ना। तो यही ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोई पैदा होते ही दूसरे को हेट नहीं करता है। इसलिए लव जो है सिखाया जा सकता है, ऐसे हेट सिखाई गई है, उसे लेट लव भी, प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स नेचुरली, फॉर यहाँ का मतलब है क्योंकि, यहाँ जो फॉर है ये बिकॉज है, इसका मतलब है बिकॉज। फॉर ये इंपॉर्टेंट है, फॉर क्योंकि लव कम्स नेचुरली, प्यार जो है प्राकृतिक तौर पर आता है टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। प्यार करना और आसान है ना। जैसे ट्रेन में आप जा रहे हैं, आज का जो समय चल रहा है, ट्रेन में अगर आप जाते हैं और आप देखते हैं कि किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति बैठा हुआ है, तो अगर वो आपसे ठीक से बात कर रहा है तो आप भी उससे ठीक से बात करते हैं, है ना। भले ही आपको कुछ भी घर में बताया गया, आपके समाज में बताया गया है। तो लव कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स ऑफ इन प्रिजन, जो सबसे ग्रिमेस्ट, सबसे कठिन समय था जेल में। अब वो अपनी बात बता रहे हैं, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, जब हम लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था, है ना। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मैं मानवता की एक खोप देखूंगा इन वन ऑफ द गार्ड्स, हर हर उस सिपाही में जो उनको मार रहा है, पीट रहा है, पर जस्ट फॉर ए सेकेंड, बस एक मिनट के लिए ही, लेकिन मैं देखूंगा। बट इट वॉज इनफ, लेकिन यह पर्याप्त था, टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, मुझे आश्वस्ति देने के लिए और मुझे आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, व्यक्ति की जो अच्छाई है वो एक ज्वाला जैसी है, दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, उसको छुपाया जा सकता है लेकिन उसको नष्ट, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, ऐसा ये कह रहे हैं, है ना। तो इसको फिर से हम समझते हैं। हियर द राइटर वांट्स टू से दैट देयर आर सो मेनी इविल थिंग्स, बैड थिंग्स इन द वर्ल्ड, बट देयर इज ऑलवेज गुडनेस इन एवरी ह्यूमन बीइंग, एंड स्पेशली दोज हु आर टॉर्चरिंग यू, दोज हु आर ट्राइंग टू किल यू, दोज हु आर ट्राइंग टू सप्रेस यू, इवन दे आर गुड, है ना। So for this philosophy, Nelson Mandela is known throughout the world, and this was the philosophy of Mahatma Gandhi also. यही सेम बात वो कह रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं फिर से बता दूं हिंदी में कि ये जो बात है कि जो कोई भी आपको परेशान कर रहा है, आप उसको ऊपर दमन कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उससे आप घृणा मत करने लगो, उससे उसी तरह वापस वायलेंस की बात मत करने लगो, है ना। उससे जो है वो भी जो है, आप उसके अंदर भी मानवता छुपी हुई है, वो मानवता का जो की जो ज्वाला है वो बुझ के खत्म नहीं हो गई है, वो है। यही लेखक कहना चाहता है। तो इस प्रकार ये जो नेल्सन मंडेला का संदेश है, शांति और प्रेम का संदेश वो देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन से इसको देख लेते हैं। What do the military generals do? How has their attitude changed and why? मिलिट्री जनरल्स क्या करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, आया है। एंड हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई? एटीट्यूड इसलिए बदल गया है कि अब अश्वेत लोग जो हैं वो शक्ति में आ गए हैं, वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, इसलिए उनको अब सैल्यूट करना पड़ रहा है और वो कर रहे हैं, उनका हृदय परिवर्तन हुआ है। वाई वर टू नेशनल एंथम सॉन्ग संग, दो सेकंड फॉर्म है, दो राष्ट्रगीत क्यों गाए गए? क्योंकि दो तरह के समुदाय थे वहां पर, श्वेत और अश्वेत, ब्लैक और व्हाइट, तो दोनों लोगों को साथ लेकर चला जाए, इसलिए वहां पर दो नेशनल एंथम गाए गए। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री? कैसा था उनका सिस्टम? इन फर्स्ट डिकेड, पहले डिकेड में कैसे, बहुत ही ऑपरेसिव था, है ना, अश्वेत लोगों के खिलाफ बहुत ही ऑपरेसिव था। एंड इन फाइनल डिकेड, और अंत के डिकेड में कैसा था कि उन्होंने संघर्ष से खुद वो सरकार बनाए, वो शक्ति में आए, वो प्रेसिडेंट बने, तो परिवर्तन का समय था, और वो स्वतंत्रता, न्याय और रेनबो, मतलब लोगों कम्युनिटी के शासन करने का समय था, ठीक है। व्हाट डज करेज मीन टू मंडोला? करेज का क्या मतलब है? अभी हमने पढ़ा कि करेज का मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ फियर, नो, करेज मीन्स माउंटिंग ओवर, विक्ट्री ओवर द फियर, ये करेज का मतलब है। व्हाट डज ही थिंक इज नेचुरल, लव और हेट? अभी हमने देखा लव इज नेचुरल एंड हेट इज अननेचुरल, यही इनका कहना है, ठीक है।
तो इसको हम अभी यहीं खत्म करते हैं। अगले पार्ट में हम अगले चैप्टर, अगले सेशन में हम ये बाकी पार्ट का टेक्स्ट पूरा करेंगे। थैंक यू।